भारत में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच तनातनी, ये कोई नई बात तो है नहीं, है ना। ये एक ऐसा पॉलिटिकल ड्रामा है जो सालों से चला आ रहा है। लेकिन हाल ही में पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, उसने इस कहानी को एक नया और कह सकते हैं कि खतरनाक मोड़ दे दिया है। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जरा सोचिए, एक राज्य का गवर्नर ये कह रहा है कि उसे अपनी ही सिक्योरिटी टीम से खतरा महसूस हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं है, बल्कि ये इस सवाल को खड़ा करता है कि आखिर पावर किसके हाथ में है और राज्य में भरोसे का लेवल क्या रह गया है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। सिर्फ 1 साल पहले यही गवर्नर और मुख्यमंत्री टीम वर्क की बातें कर रहे थे, और आज जासूसी और असुरक्षा के आरोप लग रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई सिर्फ 12 महीनों में ऐसा क्या बदल गया कि सहयोग का रिश्ता इतने बड़े टकराव में बदल गया। देखिए, पश्चिम बंगाल की ये घटना तो बस एक ताज़ा उदाहरण है। ये हमें इंडियन पॉलिटिक्स के एक बहुत बड़े और पुराने सवाल की तरफ ले जाती है कि आखिर एक गवर्नर का असली रोल होता क्या है। तो असली सवाल यही है, क्या गवर्नर केंद्र सरकार का एक एजेंट है जिसका काम स्टेट पर नजर रखना है, या फिर वो एक निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख है जिसे राज्य की चुनी हुई सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यही वो सवाल है जो हर विवाद की जड़ में हमें मिलता है। अब इसका जवाब खोजने के लिए हमें कहीं और नहीं बल्कि सीधे भारत के संविधान को देखना होगा, जिसने इस भूमिका के लिए पूरी रूल बुक तैयार की है। एक उदाहरण लेते हैं आर्टिकल 176 का। ये कहता है कि गवर्नर को विधानसभा को संबोधित करना ही होगा, लेकिन यहाँ एक पेंच है। वो जो भाषण पढ़ते हैं वो उनका अपना नहीं होता, वो शब्द दर शब्द राज्य सरकार की नीतियों का बयान होता है, जिसे कैबिनेट लिखकर देती है। इससे साफ पता चलता है कि असली शक्ति किसके पास है। और देखिए, सिर्फ संविधान ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी पक्की मोहर लगा दी है। 1974 का एक बहुत फेमस केस है शमशेर सिंह मामला। उसमें कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि गवर्नर जो है वो एक फॉर्मल हेड है जिसे चुनी हुई सरकार की सलाह पर ही काम करना है। कोर्ट ने तो ये तक चेतावनी दी कि गवर्नर को पुराने जमाने के वाइसरॉय की तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। मतलब उनकी अपनी मनमर्जी चलाने की जो शक्तियां हैं वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड हैं। अब आते हैं केंद्र राज्य संबंधों के सबसे बड़े और सबसे विवादित हथियार पर, आर्टिकल 356, जिसे हम सब प्रेसिडेंट्स रूल या राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा प्रावधान है जिसका इस्तेमाल, और सच कहें तो दुरुपयोग, दशकों से होता आया है। 134 ये नंबर देखिए। 1950 से लेकर अब तक भारत में इतनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। तो ये कोई इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाला टूल नहीं है, ये तो इंडियन पॉलिटिक्स का एक रेगुलर हिस्सा सा बन गया है। तो इस राष्ट्रपति शासन का मतलब क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि केंद्र सरकार एक झटके में राज्य की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर देती है और दिल्ली से सीधे शासन चलाती है गवर्नर के जरिए। एक तरह से ये लोकतांत्रिक जनादेश को सस्पेंड करने जैसा है। और इतिहास देखें तो पता चलता है कि इससे अक्सर एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया है। इंदिरा गांधी के दौर में इसे 39 बार इस्तेमाल किया गया, और फिर जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने बदला लेने के लिए एक ही झटके में 9 कांग्रेस शासित राज्यों की सरकारों को बर्खास्त कर दिया। ये जैसे को तैसा वाली पॉलिटिक्स का एक क्लासिक केस था। तो इस मनमाने इस्तेमाल को रोकने के लिए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा और एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ी। 1994 में एक ऐसा फैसला आया जिसने इस खेल के नियम हमेशा के लिए बदल दिए। ये था एसआर बोम्मई बनाम भारत संघ का मामला। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में एक मील का पत्थर माना जाता है। इस एक फैसले ने केंद्र सरकार की राज्यों को बर्खास्त करने की जो बेलगाम पावर थी, उस पर ब्रेक लगा दिया। इस फैसले ने 3 सीधी और साफ बातें कहीं। पहली, कि अब अदालतें केंद्र के फैसले पर सवाल उठा सकती हैं। दूसरी, अब केंद्र को ये साबित करना होगा कि राज्य में सच में सरकार चलाना नामुमकिन हो गया था, सिर्फ बहाना बनाने से काम नहीं चलेगा। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, कि किसी राज्य सरकार को सिर्फ इसलिए बर्खास्त नहीं किया जा सकता क्योंकि वो आपकी पॉलिटिकल विरोधी है। तो इस सारे इतिहास और कानून को समझने के बाद हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ 2 नेताओं के बीच का झगड़ा नहीं है, ये भारत के फेडरल स्ट्रक्चर यानी संघीय ढांचे की एक परीक्षा है।
वही ढांचा जिसे संविधान ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे केस में बचाया। ये हमें याद दिलाता है कि केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का संतुलन कितना नाजुक है। और आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब केंद्र और राज्य के बीच सत्ता को लेकर इस तरह की खींचतान होती है, तो वो आखिरी रेफरी कौन है जो ये तय करे कि किसकी शक्ति कहाँ खत्म होती है और कहाँ से शुरू? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारत के लोकतंत्र के भविष्य को तय करेगा।